सुधांशु जी, आपसे शुरुआत करते हुए कि उत्तर प्रदेश में जो ये चुनाव है, मुद्दा अहम रहेगा या बूथ मैनेजमेंट? मुद्दा या मैनेजमेंट, क्या जिताएगा चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एक स्वरूप है वो दूसरी पार्टियों से अलग है। हम एक विचारधारा प्रेरित कैडर आधारित पार्टी है, तो इसलिए हमारे यहां कार्यकर्ता और जिसको आप बूथ मैनेजमेंट कहते हैं, हमारा मानना है कि धरातल पर संपर्क। इसी कारण से आप देखिए कि न हमने आज तक अपनी विचारधारा बदली है, न हमने कार्यकर्ताओं की व्यवस्था बदली है। दूसरी पार्टियां हैं वो सत्ता प्रेरित लीडर आधारित पार्टी है, इसलिए वो बनती रहती हैं, उठती रहती हैं और टूटती रहती, बिखरती रहती हैं, फिर सत्ता आती है, फिर वो एक हो जाती हैं। जहां तक बूथ मैनेजमेंट की बात आपने कही, तो मैं एक फैक्ट बताना चाहता हूं। इतनी गंभीरता से हमारा संगठन धरती पर देखता है किन चीजों को। 2023 में मध्य प्रदेश का चुनाव था, जब ज्यादातर लोग मान रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कठिन है। उस समय हमारे संगठन ने 12,000 ऐसे बूथ मध्य प्रदेश में आइडेंटिफाई किए जो हम पिछले 5-6 चुनावों से लगातार हार रहे थे। फिर उसमें यह बाकायदा एनालिसिस किया गया कि कितने जीत सकते हैं, तो माना गया कि 8,000 बूथ ऐसे हैं जहां मेहनत करने पे जीत सकते हैं। उन 8,000 पे फोकस किया गया और 6,000 बूथ उसमें से जीते गए। यानी एक्चुअली में आप बूथ जीतते हैं तब आप चुनाव जीतते हैं। फिर मैं दूसरी बात श्वेता जी कहूंगा, हमारे बूथ लेवल सम्मेलन और शक्ति केंद्र स्तर के सम्मेलन हुए, जिसमें हमारे किस स्तर के नेता लोग गए। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व में अध्यक्ष नड्डा जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी, इस स्तर के लोगों ने जाके शक्ति केंद्र स्तर कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, उनके साथ इंटरेक्ट किया। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये लोग हम लोगों पे आरोप लगाते हैं कि साहब चुनाव में ये अव्यवस्था हो गई, ये मैनेजमेंट हो गया। बताइए, कांग्रेस के कितनी बार आपने बूथ लेवल वर्कर सम्मेलन देखे पिछले 10-12 साल में? शक्ति केंद्र छोड़िए, मंडल स्तर अध्यक्ष के देखे कभी? जिला अध्यक्षों का कोई प्रशिक्षण वर्ग देखा? यानी मेहनत ही नहीं करना, धरती पे कुछ काम ही नहीं करना, और विचारधारा वही 30 साल पुरानी वाली माइंडसेट में, सन 2000 से पहले वाले माइंडसेट में पड़े रहना, और बाहर से कुछ बयान देके, और जो एक पुरानी टेम्पलेट थी कि कट्टरपंथी मुस्लिमों का वोट साथ में लो और हिंदू समाज में जाति में डिवीजन करके 1 या 2 जाति साथ में ले लो। वो वही 20वीं शताब्दी की टेम्पलेट, 20वीं शताब्दी की सुविधा की राजनीति, और वही 20वीं शताब्दी के बयानों के द्वारा वो ये सोचते हैं बगैर मेहनत किए हुए सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं उनके लिए कहना चाहूंगा, और हमारे जो नेता हैं, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2021 का बंगाल का चुनाव था, जो ममता जी के मुख्य रणनीतिकार प्रशांत किशोर का वक्तव्य था कि हमारी गिनती 30% से शुरू होती है, भाजपा क्या मुकाबला करेगी, और पूरे देश को पता है कि वहां 30% का मतलब क्या था। सही है, ये 30% और 20% से शुरू करते हैं, हम -30 और -20 से शुरू करते हैं, और उसके बाद वो इतिहास रचते हैं। तो हमारा आदर्श वाक्य क्या है कि भाई वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जो पथ में बिखरे शूल न हो, और नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जो धाराएं प्रतिकूल न हो। और इनके लिए कहना चाहूंगा कि भाई मेहनत करो, फिर आके ये कहो कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। एक संस्कृत का सुभाषित है कि उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। यानी उद्यम से कार्य सिद्ध होते हैं, केवल ख्वाब देखने और कल्पना करने से नहीं। सोते हुए शेर के मुंह में अपने आप आके हिरन प्रवेश नहीं करते हैं। मगर यहां क्या कहा जाए, चुनाव के दौरान कहीं पर भी लोग दिखाई नहीं पड़ा। बताइए, योगी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं। अमित शाह जी पश्चिम बंगाल के चुनाव में उन्होंने ऐलानिया कहा मैं 25 दिन रहूंगा बंगाल में। बताइए, विपक्ष के किस नेता ने कहा कि मैं इतने दिन रहूंगा? राहुल गांधी जी ने कहा, चलो बंगाल में आपका ज्यादा नहीं था। असम में आप मुख्य विपक्षी दल थे, आपने कहा कि मैं इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा। आपने केरल में कहा इतने दिन डेरा डाल के रहूंगा। तो हकीकत ये है, अभय जी, बूथ की जो व्यवस्था, अभय जी मुस्कुरा जरूर रहे हैं, लेकिन क्या इस बात से आप सहमत हैं कि चुनाव के उपरांत ये कहने से कि ये गलत कर दिया, वो गलत कर दिया, उससे बेहतर होता है थोड़ी सी तैयारी कर लिया जाए, थोड़ा सा परिश्रम? या मतलब बीजेपी को इलेक्शन मशीन कहने वाली बहुत पार्टियां हैं, लेकिन क्या आप इस तैयारी को साइंटिफिक मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं? श्वेता जी, यही भाषण में, यही प्रवचन मेरे विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी प्रवक्ता का लोकसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में सुनता था। 80 में से 47 सीटों पर परास्त कर दिया हमारे गठबंधन ने इनको। इस बार की लड़ाई उत्तर प्रदेश की अलग प्रकार की लड़ाई है। पहली लड़ाई इनकी मर्यादा पुरुषोत्तम राम, उनकी आस्था
हनुमान जी का के प्रति जो अपमान इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपनी यात्रा के आगे नचाकर किया है, उससे है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने संकेत दिए, चंदा चोरी की खबर तो उनको पहले से थी। अयोध्या में हरा दिया, चित्रकूट में हरा दिया, बद्रीनाथ में हरा दिया, रामेश्वरम में हरा दिया, खाटू श्याम में हरा दिया। अब दायित्व दिया उत्तर प्रदेश की जनता को और देश की जनता को कि इनको परास्त करिएगा। जघन्य पाप किया इन्होंने। दूसरा, इन्होंने नागरिकों की सुरक्षा की उत्तर प्रदेश में चोरी की। 4,491 हत्याएं प्रति वर्ष उत्तर प्रदेश में हो रही है। 8,520 हत्या के प्रयास हो रहे हैं। 52,165 जघन्य अपराध, जिसमें हत्या, बलात्कार, महिलाओं के अपहरण सबसे ज्यादा। इन्होंने शिक्षा की चोरी की उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 9,500 स्कूल ऐसे हैं जो एक शिक्षक के भरोसे हैं। 6.5 लाख विद्यार्थी उसमें पढ़ते हैं। 4.5 करोड़ बच्चे उत्तर प्रदेश के स्कूलों में 2,60,000 स्कूलों में पढ़ते हैं। जानती है, हिंदुस्तान में सबसे कम रिटेंशन रेट 37% उत्तर प्रदेश का है। 2.75 करोड़ 2,75,00,000 बच्चे अपनी स्कूली शिक्षा पूरी नहीं कर पाते। 2,50,00,000 बच्चे कॉलेज में एडमिशन ही नहीं लेते, क्योंकि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो वहां का सिर्फ 24% है। इन्होंने स्वास्थ्य के अधिकारों की चोरी की। अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, अस्पताल चला रहे हो या मुर्दा घर, 5,000 डॉक्टर नहीं है। भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले एक के बाद एक इन्होंने किए। 8.34 करोड़, गौर से सुनिए उत्तर प्रदेश के लोगों, 8.5 करोड़ लोग लगभग पलायन कर गए। और उन्होंने एफिडेविट दिया 90% लोगों ने कि हमारे परिवार की आमदनी 10,000 रुपए से कम है। उत्तर प्रदेश में पुलिस आरक्षक भर्ती घोटाला, सहायक शिक्षक 59,000 भर्ती घोटाला, यूपीवीएससी लोअर सबऑर्डिनेट भर्ती घोटाला, यूपीटीईटी घोटाला, पीटी और अन्य अधीनस्थ सेवाएं भर्ती घोटाला। 14 घोटाले, बड़े घोटाले इन्होंने किए। ये कहते हैं हमने तो जंगल राज समाप्त कर दिया। अरे साहब, ब्रजेश सिंह खुला छुट्टा घूम रहा है 106 मुकदमे, बादशाह सिंह 88 मुकदमे, ब्रजभूषण शरण सिंह 84 मुकदमे, उदय भान सिंह 83 मुकदमे, अजय सिंह सिपाही 81 मुकदमे, संग्राम सिंह 28 मुकदमे, सोनू सिंह 27 मुकदमे, चुलबुल सिंह 53 मुकदमे, मोनू सिंह 48 मुकदमे, सनी सिंह 48 मुकदमे, धनय सिंह 46 मुकदमे। एक लंबी फहरिस्त है इनकी। अपराधियों को सरपरस्ती सत्ता की है और राग अलापते हैं ये। इन्होंने भीषणतम भ्रष्टाचार किया है। नीति आयोग की रिपोर्ट देख लीजिए। उन्होंने कहा स्वास्थ्य सेवा, और मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की रिपोर्ट है, स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। एजुकेशन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे बदतर स्थिति उत्तर प्रदेश की, यह भी मोदी सरकार की रिपोर्ट है, हमारी रिपोर्ट नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश, जो उत्तम प्रदेश था, उसको सबसे निचले दर्जे पर पहुंचा दिया। बुनियादी लड़ाई यह है उत्तर प्रदेश के नागरिकों की, उत्तर प्रदेश के नौजवानों की। जवाब देने चाहिए। एक के बाद एक प्रोजेक्ट, किसको बड़ा राग अलापते हैं कि बहुत गंगा एक्सप्रेसवे। अरे पहले तो बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, और किसको दिए वो? एक के बाद एक प्रोजेक्ट, सारे बड़े से बड़े प्रोजेक्ट अडानी जी को इन्होंने थमा दिए। जितने बड़ी परियोजनाएं हैं, नोएडा डेटा सेंटर परियोजना, बरसाना बायो सीएनजी परियोजना, 1500 मेगावाट विद्युत परियोजनाएं। अरे साहब, एक ही आदमी को सारे ठेके दे देंगे और राग अलापते हैं कि हमने बहुत उत्तर प्रदेश में काम कर दिया। तो साहब, उत्तर प्रदेश की जनता आप सबक सिखाएगी। और याद रखिएगा, भारतीय जनता पार्टी का पराभव उत्तर प्रदेश से प्रारंभ होगा। सबसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम राम, हनुमान जी दंडित करेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने आस्था को खंडित किया। वो नपेंद्र मिश्र को बचा रहे हैं, वो चंपत राय को बचा रहे हैं, जो जिन पर आरोप है जघन्य अपराध और पाप के। नपेंद्र मिश्र को कहते थे कि ये सरयू को रक्त रंजित करने वाला, राम भक्तों पर गोली चलाने वाला आदमी। इनके आर्टिकल लिखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पंचजन्य में कि सीआईए का एजेंट है नपेंद्र मिश्र। अरे अगर आरोप लगे कि 40% कंस्ट्रक्शन में भी घोटाला हुआ है, तो क्या उसको आप नोटिस तक नहीं देंगे? अरे एसआईटी आपने बनाई, एसआईटी रिपोर्ट किसको सौंप रही है? उन्हीं संजय प्रसाद एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को, जो इस ट्रस्ट के मेंबर हैं, और उन्होंने रिपोर्ट सौंप दी ट्रस्ट के उन्हीं लोगों को जिन पर गंभीर आरोप थे। वो क्या जांच करेंगे साहब? वो तो क्लीन चिट खेल रहे हैं। अरे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, भगवान प्रभु की आंख में धूल नहीं झोंक सकते। जो हनुमान जी है, वो मुष्टि का प्रहार करेंगे और मूर्छा। ठीक है सुधांशु जी, आप जाहिर है जवाब देना चाहेंगे, लेकिन मैं जल्दी से एक बार आशुतोष जी से भी सवाल पूछ लेती हूं। आशुतोष जी, ये बताइए कि ये मुद्दे तो हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने पहला सवाल सुधांशु जी से पूछा ही है कि मुद्दे या मैनेजमेंट। अब उसको मैनेजमेंट शब्द दे या कोई और दे, लेकिन सीधी सी बात है कि अगर इन मुद्दों को भी आपको जन जन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको बूथ और बूथ के जरिए उन सभी वोटरों तक तो जाना पड़ेगा, या नहीं?
नहीं, धन्यवाद श्वेता जी। ये देखिए, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि बिना बूथ मैनेजमेंट के आप चुनाव तो नहीं जीत सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो पार्टी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती थी, उस पार्टी के कैबिनेट मंत्री 15 हार गए चुनाव में, और बूथ मैनेजमेंट ये कर रहे थे। हमको समझ में नहीं आ रहा था कि बूथ मैनेजमेंट होता कैसे है। हाँ, बूथ मैनेजमेंट ऐसे होता है कि जब प्रधानी का चुनाव चल रहा था, इनकी सरकार केंद्र में भी थी और इनकी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी, तो हमारे कैंडिडेटों का पर्चा नहीं भरने दिया, कुछ महिला कैंडिडेटों की साड़ी खींच ली गई, कुछ को जो है थप्पड़ मारा गया, कुछ को भगा दिया गया। ये बूथ मैनेजमेंट भारतीय जनता पार्टी का दिखाई पड़ता है। लेकिन ये बूथ मैनेजमेंट साहब कहाँ चला गया था कि आप जो है सीट से सीट हारते चले जा रहे थे। तो देश के गृह राज्य मंत्री लखीमपुर से हार गए, तो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे वो चंदौली से हार गए। इसके अलावा लंबी लिस्ट है। खुद प्रधानमंत्री पहली दूसरी काउंटिंग में पीछे चल रहे थे, रक्षा मंत्री भी पीछे चल रहे थे। तो ये कैसा बूथ मैनेजमेंट है जो आपको चुनाव हरा देता है? खैर, ये आपकी अपनी तरीके हो सकते हैं। जब आप जीत जाओ तो आप दुनिया की बड़ी पार्टी, और जब हार जाओ तो आप कहने लगो कि भाई वो संविधान वाला सिस्टम चल गया और मुसलमानों ने वोट दे दिया। ये सब चलता नहीं है। कहानी ये है कि इस देश ने इतना अत्याचार कभी नहीं देखा है। और आज के समय में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है चंदा चोरी। जिस नाम पे भारतीय जनता पार्टी का बनी थी, जिस चीज को लेके भारतीय जनता पार्टी आगे चलती थी, जिसका गर्व करती थी, उस पूरे चंदा चोरी में पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब लिप्त पाई जा रही है। और पता नहीं कौन सी पॉलिटिकल इम्यूनिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल गिरी को देखी कि आज हम जब 1.5 महीने बाद बात कर रहे हैं, पूरा देश मान चुका है ये चोर हैं, तो FIR नहीं लिखी जा रही है। वरना इनका बुलडोजर, इनका FIR, इनकी पुलिस, इनकाउंटर, हाफ इनकाउंटर, ये दिन भर होता रहता है विपक्ष के ऊपर। ED, CBI, विजिलेंस हम लोग के घर में ही बैठी रहती है। भाई ये कौन सा मैनेजमेंट है? तो बूथ मैनेजमेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट और इलेक्शन कमीशन का मैनेजमेंट ही भारतीय जनता पार्टी की जीत है। लेकिन जब जनता अपने पे आती है तो कहते हैं ना कि जब रास्ते सूने हो जाते हैं तो संसद आवारा हो जाती है। तो अब रास्ते सूने नहीं है। अब उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना आगाज कर दिया। 2024 से वो तैयारियां शुरू हो चुकी है और हमें खुशी है कि हमारे नेता ने आपकी ये चोरी भी पकड़ी और आपकी उस रास्ते को भी रोका जो गलत रास्ते में आप संविधान को खत्म करने जा रहे थे। तो इसलिए ये जबरदस्ती के शेख चिल्ली बनने की जरूरत नहीं है। जनता के मुद्दों से भटकिए नहीं, कहीं मत जाइए। सबसे पहले चंदा चोरों का हिसाब कीजिए, तब आगे बढ़ते हैं कि कहाँ जाना है। पिछले 1 हफ्ते से लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। कभी शमशान की बात करने लग रहे हैं, कभी कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं, कभी वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, कभी काशी मथुरा की बात कर रहे हैं, लेकिन चंपत राय का नाम किसी के जबान पे नहीं आ रहा है। क्या आपने इतना ना समझ रखा है देश की जनता में? या आप कुछ भी करेंगे और कहीं भी डाइवर्जन पॉलिटिक्स करेंगे और लोग समझ जाएंगे? ये कोई बूथ मैनेजमेंट नहीं है, ये कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल बॉडीज का मैनेजमेंट है। ये ED, CBI वाली पार्टी है। आज साफ तौर से चुनाव हो जाए, भारतीय जनता पार्टी 2027 में 27 सीट नहीं पाएगी। ये पूरे यकीन से मैं बोल रहा हूं। और आप देख लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी अपने सारे काले कारनामे वो करने के लिए तैयार है और हम भी तैयार हैं, और इस देश की और उत्तर प्रदेश की जनता भी तैयार है इनको सबक सिखाने के लिए।